वैश्विक साइबर सुरक्षा बाजार 2011 से 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इतनी अधिक वृद्धि क्यों? इतना बढ़ना क्यों? असल में मुद्दा यह है कि साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता उद्योग बन चुका है। हैकर्स के लिए लाभ वाकई बहुत शानदार हैं और जोखिम बेहद कम। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर सालाना लागत बहुत अधिक होगी और यह बहुत रूढ़िवादी अनुमान है। कुछ अनुमान तो इससे भी ऊंचे बताते हैं। अब इसे एक नज़र में समझें। अगर आप सभी शीर्ष तकनीकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ईबे, याहू, एप्पल और नेटफ्लिक्स की कुल आय को जोड़ लें तो भी साइबर अपराध की कमाई के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। इसे दूसरे तरीके से देखें। साइबर अपराध के सालाना पीड़ित बहुत अधिक हैं। इसे तोड़कर देखें। यह प्रतिदिन लाखों पीड़ितों के बराबर है या प्रति सेकंड दर्जनों। अब साइबर अपराध की लागत में न केवल व्यवसायों को होने वाले नुकसान शामिल हैं, बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों मिलियन लोगों को भी। बहुत सारी पहचानें उजागर हो जाएंगी और उनमें से अधिकांश चोरी हो जाएंगी। वास्तव में उनमें से बहुत सी अमेरिका से, तुर्की से, कोरिया से। यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक मुद्दा है। और साइबर अपराध की लागत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक व्यवसाय अपनी अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन नहीं ले जाते और दुनिया भर के अधिक कंपनियां व ग्राहक जुड़ते नहीं जाते। और फिर यह सिर्फ एक या दो उद्योगों तक सीमित नहीं है। डेटा उल्लंघनों से सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों में स्वास्थ्य सेवा और व्यवसाय शामिल हैं, जो बैंकिंग, सरकार और शिक्षा से कहीं आगे हैं। और बहुत बार लोग सोचते हैं कि बैंकिंग पर बड़ा असर पड़ना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा से मिलने वाली जानकारी के बारे में सोचिए। पहचान की पूरी डिटेल, सामाजिक सुरक्षा नंबर, आय। व्यवसायों में ग्राहक आधार होता है। व्यवसायों में बौद्धिक संपदा का नुकसान भी शामिल है। यह बड़ा मुद्दा है। प्रमुख देश अन्य देशों से बौद्धिक संपदा चुरा रहे हैं और वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक प्राप्त करने वाले देश इस जानकारी का बेहतर उपयोग करने और प्रतिस्पर्धी सामान बनाने की क्षमता न बढ़ा ले। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। सरकारों को इस पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। मैं सरकार के नियंत्रण की बात नहीं कर रहा, बल्कि अभियोजन की। सोचिए, अगर आप घर लौटें और कोई आपके मुख्य दरवाजे को तोड़कर घुस गया हो तो आप किसे बुलाएंगे? सही कहा, स्थानीय पुलिस। वे आते हैं और आपकी मदद करते हैं। सही। अगर कोई आपका क्रेडिट कार्ड चुरा ले, ठीक है, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कार्ड पर कोई अजीब चार्ज है और वे उसे रिफंड कर देंगे। लेकिन उस व्यक्ति का पीछा कौन करेगा? आप दूसरे देश में बैठे व्यक्ति का पीछा कैसे करेंगे? तो मुझे आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा, आप कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? आइए देखें कि अभी क्या हो रहा है। ये एक लाइव साइबर खतरे का नक्शा है जो हमें लाइव हमलों को दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 1984 में इंटरनेट पर कुल डिवाइस बहुत कम थे। 1992 में 1 मिलियन डिवाइस, 2008 में 1 अरब डिवाइस, 2014 में अनुमानित डिवाइस बहुत अधिक और 2015 तक यह 30% बढ़ने वाला था। वो हमें बहुत अधिक डिवाइस तक ले जाएगा। 2011 में क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों ने 2008 के पूरे इंटरनेट से अधिक ट्रैफिक उत्पन्न किया? और अगर आपको ये आश्चर्यजनक लगे तो दुनिया 90 क्रोएशियाई % डेटा तो सिर्फ पिछले 2 वर्षों में ही बनाए गए हैं। अब डरावनी बात यह है, फेसबुक खाते प्रतिदिन बहुत सारे समझौता हो जाते हैं और सोशल नेटवर्किंग उपयोगकर्ताओं में से 1/10वां हिस्सा स्वीकार करता है कि वे किसी न किसी फिशिंग घोटाले या सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई फर्जी लिंक का शिकार हो चुके हैं। पूर्व कर्मचारियों में से 59%, ये थोड़ा डरावना है, कंपनी छोड़ते समय कंपनी के डेटा को चुराने की बात स्वीकार करते हैं। तो मैं फिर से पूछता हूं, आप कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? यही तो हम यहां दिखाने के लिए हैं। हम विभिन्न हमलों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर की कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। जब भी मैं एथिकल हैकिंग सिखाता हूं तो मजेदार बात यह है,
पहले दिन मेरे छात्र आते हैं और कहते हैं, हाँ हैकिंग, चलो शुरू करते हैं, और ये शानदार है, मैं चाहता हूं कि आप उत्साहित हों। दूसरे दिन वे कहते हैं, ये दिलचस्प है। तीसरे दिन वे कहते हैं, रुकिए एक सेकंड। चौथे दिन वे चिल्लाने लगते हैं, रुको रुको रुको। और पांचवें दिन वे आमतौर पर कहते हैं, भगवान, मुझे वापस जाकर चीजों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। वास्तव में मुझे अपने घरेलू नेटवर्क पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, जागने का समय आ गया है। मुझे परवाह नहीं कि आप सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेट के लिए यहां हैं या परीक्षा देने के लिए। यह ज्ञान न केवल लाभदायक है, बल्कि यह अनिवार्य है कि आप इसे सीखें। तो मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन क्या लाता है? बहुत बार हम परीक्षा देते हैं, सर्टिफिकेशन प्राप्त करते हैं और उसे दीवार पर टांगते हैं लगभग पहला साल। फिर यह डॉट बोर्ड पर चला जाता है या दरवाजे का स्टॉप बन जाता है। लेकिन जब बात CH सर्टिफिकेशन की हो तो समझना जरूरी है कि यह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन है। यह पूरे IT उद्योग में जाना जाता है। यह उद्योग का मानक है, इतना कि CH सर्टिफिकेशन वास्तव में रक्षा विभाग के निर्देश 8570.1 को पूरा करता है, जो मूल रूप से एक निर्देश था जिसमें कहा गया कि सरकार के ID पक्ष से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। CH उनमें से एक है। जहां तक आपके रिज्यूमे को लाभ पहुंचाने की बात है, CH आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अलग करेगा जो समझता है कि हैकर कैसे सोचता है। सबसे हालिया सर्वे में दिखाया गया कि एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी रेंज बहुत कम से लेकर बहुत ऊंची तक है। और स्पष्ट रूप से इस दुनिया में हैकिंग और तकनीक के साथ जो कुछ हो रहा है, इस सर्टिफिकेशन की मांग बहुत अधिक है, सिर्फ इसलिए कि यह आपको प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय बनाना सिखाता है। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे इस कोर्स सीरीज को देखना चाहिए? खैर, यह निर्भर करता है। इस कोर्स से सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अपनी कंपनी में सुरक्षा अधिकारी हैं, संभवतः ऑडिटर भी, और यह आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकते हैं। सुरक्षा पेशेवर, और इसमें कंसल्टेंट शामिल हैं, साइट एडमिनिस्ट्रेटर, साथ ही सामान्य एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी व्यक्ति जो अपनी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। मैं घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए भी इस कोर्स में रुचि लेने का तर्क दे सकता हूं। तो आप अपनी सर्टिफिकेशन कैसे बनाए रखते हैं? मान लीजिए आप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में इसे बनाए रखने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले यह सब पॉइंट्स के बारे में है। इसी काउंसिल ने इसी काउंसिल कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स के रूप में संदर्भित किया है। अब ये क्रेडिट्स मूल रूप से पॉइंट्स हैं जो उद्योग के साथ अपडेट रहने वाली गतिविधियों के आधार पर दिए जाते हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जैसे विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेना। वास्तव में इसी काउंसिल 2 सम्मेलनों का आयोजन करता है जहां वे प्रायोजित करते हैं। उनमें से एक टेकडाउन है और दूसरा हैकर हॉल्टेड कॉन्फ्रेंस। आप ब्लैक हैट या किसी अन्य सुरक्षा संबंधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षा से संबंधित कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, शायद आपके अनुभवों के बारे में, या शायद आपने किसी विशेष कमजोरी को देखने का नया तरीका खोजा है, तो आप इसे इसी क्रेडिट के रूप में गिन सकते हैं। ट्रेनिंग। अगर आप कोई शिक्षण या ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या मैं कई समुदाय ट्रेनिंग सेशन करता हूं और उन मुफ्त सेशनों के लिए पॉइंट्स प्राप्त कर पाता हूं। मैं अपना समय स्वेच्छा से देता हूं, साथ ही पढ़ाई संबंधी सामग्री। अब बस चीजें न गढ़ें और यहां सब कुछ पर लागू होता है। कहें नहीं कि हां मैंने रिसर्च पेपर लिखा, क्योंकि जब आप इन क्रेडिट्स के लिए फॉर्म भरने जाएंगे तो वे सबूत मांगेंगे। कुछ मामलों में आपको पढ़ी गई सामग्री को फैक्स करना पड़ सकता है या रिसर्च पेपर के लिंक देना पड़ सकते हैं जो आपने बनाए। कभी कभी आपको ट्रेनिंग में भाग लेने का सर्टिफिकेट प्रदान करना पड़ता है अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड की या सम्मेलन में गए होने का रसीद। परीक्षाएं। जैसा मैंने पहले कहा, CH आपकी यात्रा का अंत नहीं है। हम अन्य सर्टिफिकेशनों पर जा सकते हैं,
लेकिन अगर आपको CH को नवीनीकृत करने की जरूरत हो, जो अगर आप पॉइंट्स बनाए रखें तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर संयोग से आप पर्याप्त पॉइंट्स प्राप्त करने से चूक जाते हैं तो आपको परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी ताकि सुनिश्चित हो कि आप अपडेट हैं। लेकिन अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट या LPT पर जारी रखते हैं तो वे परीक्षाएं भी आपके ECE क्रेडिट्स की ओर गिनी जाएंगी। वेबिनार में भाग लेना। फिर से आपको इन वेबिनार में भाग लेने का कोई सबूत प्रदान करना पड़ेगा, लेकिन अगर वे सुरक्षा संबंधी हैं तो उनका ट्रैक रखें और आपको उन्हें सबमिट करना होगा। तो आप इन्हें कैसे सबमिट करते हैं? खैर, सबसे पहले ये पॉइंट्स हर साल संचित होते हैं या सालाना समय सीमा में, और यह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। और उस समय सीमा के दौरान आपको सभी गतिविधियों का ट्रैक रखना चाहिए जो इन दिशा निर्देशों को पूरा करती हों। और फिर अगले साल 1 क्रोएशियाई कुना फरवरी तक आपको सभी ECE क्रेडिट्स रिकॉर्ड करने होंगे। और मैं सलाह दूंगा कि जनवरी के अंत तक इंतजार न करें। आप इन्हें जल्द से जल्द प्राप्त करें, शायद ही भाग लें तब, और आपको इनके लिए पहुंच होगी। मैं अभी दिखाता हूं कि आप इन्हें लागू करने के लिए कहां जाते हैं, लेकिन ECE काउंसिल को सत्यापित करना पड़ता है। वे बस ये मानकर नहीं चलते कि हां, आपने कहा तो कर लिया। यह उन कुछ कंपनियों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है जो वास्तव में बहुत सत्यापन करती है। तो सुनिश्चित करें कि आप 1 फरवरी तक इन्हें रिकॉर्ड कर दें। ECE क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? खैर, यह बहुत आसान है। एक बार जब आप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लें तो आपको एस्पेन वेबसाइट पर आमंत्रण मिलेगा, जो मूल रूप से एक वेबसाइट है। पहले इसे डेल्टा कहा जाता था, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स या किसी ECE काउंसिल सर्टिफिकेशन वाले के लिए। और वहां से एक लिंक है जिसके माध्यम से आप जाते हैं और क्लिक करते हैं और अपने ECE क्रेडिट्स सबमिट करते हैं। अब अगर आपके क्रेडिट्स के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमेशा ECE काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं। वे बहुत दोस्ताना ढंग से जवाब देते हैं, जैसे कि क्या यह विशेष स्थिति लागू होती है या क्या यह मुझे कुछ क्रेडिट्स दिला सकती है। वे खुशी से आपकी मदद करेंगे। इस रिकॉर्डिंग के समय अफवाह चल रही थी कि 2015 से शुरू होकर वे शायद सालाना फीस भी लगाना शुरू कर दें, लेकिन आप ECE काउंसिल से जांच लें कि क्या ऐसा वास्तव में हुआ। तो अब सवाल यह है, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर से क्या क्या उम्मीद की जाती है? दोस्तों, एथिकल हैकर बनना सिर्फ कोई स्किल्स सीखना या टूल्स चलाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक कसम है जो आप खुद से लेते हैं। ये एक एथिक्स कोड है जिसे आपको हर हाल में, हर काम में, हर पल निभाना पड़ता है। अगर आप CH हो तो लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप वो इंसान हो जो हैकर की तरह सोच सकता है लेकिन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। चलिए इसे आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं इसे स्क्रिप्ट जैसा बनाता हूं, जैसे कोई टीचर क्लास में समझा रहा हो, ताकि सब कुछ दिल तक पहुंचे। 1, सबसे पहले नैतिकता सबसे ऊपर है। आपके पास बहुत संवेदनशील जानकारी आती है। लोगों की पर्सनल डिटेल्स, कंपनी के सीक्रेट्स, कस्टमर्स का डेटा, बैंक डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। लेकिन आपका काम है इसे सुरक्षित रखना, न कि चुराना, बेचना, शेयर करना या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना। ECE काउंसिल का कोड ऑफ एथिक्स साफ कहता है, जो जानकारी प्रोफेशनल काम में मिली उसे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखो। क्लाइंट की परमिशन के बिना किसी थर्ड पार्टी को मत दो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सारी साख खत्म, सर्टिफिकेशन रद्द और कानूनी एक्शन भी हो सकता है। 2, बौद्धिक संपत्ति की रक्षा करो। कई बार आपको कंपनी के ऐसे राज पता चलते हैं जिनसे उनकी पूरी बिजनेस लाइन, प्रोडक्ट या फ्यूचर जुड़ा होता है। आपका फर्ज है कि आप उसकी इज्जत करो। कॉपी मत करो, चुराओ मत, किसी को मत बताओ। अपनी मेहनत से नए आइडियाज लाओ, लेकिन दूसरों की चोरी मत करो। ये ECE काउंसिल के कोड में भी लिखा है। दूसरों की IP का सम्मान करो। 3, जो भी वल्नरेबिलिटी मिले उसे सही तरीके से डिस्क्लोज करो। मान लो आपने कोई बड़ा बग या गंभीर
खामी ढूंढ ली। ये बात आपको असहज कर सकती है, लेकिन चुप मत रहो। सबसे पहले क्लाइंट को बताओ, उन्हें पूरा डिटेल दो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना बड़ा खतरा है। फिर उन्हें फिक्स करने के तरीके सुझाओ। अगर कंपनी सुनती नहीं या बहुत देर करती है और ये पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा है तो सही अथॉरिटी को रिपोर्ट करो, लेकिन बदनामी करने के मकसद से नहीं, सुरक्षा बचाने के लिए। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 4. ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखो। कभी ये मत दिखाओ कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर कोई काम आपके बस से बाहर है तो साफ कह दो, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे और रिसर्च करनी पड़ेगी या किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी होगी। ये असली प्रोफेशनलिज्म है। लोग आप पर भरोसा करते हैं तो झूठ मत बोलो। 5. बिना परमिशन कुछ भी मत करो। ये सबसे बड़ा नियम है। बिना लिखित अनुमति के किसी भी सिस्टम, ऐप, नेटवर्क या डिवाइस पर टेस्ट मत करो। चाहे कितना आसान लगे, चाहे बस चेक करना था। नहीं, अनऑथराइज्ड हैकिंग क्राइम है, चाहे आपका इरादा अच्छा ही क्यों न हो। ईसी काउंसिल कहता है सभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटीज ऑथराइज्ड और लीगल लिमिट में होनी चाहिए। लालच से दूर रहो। कभी कभी लालच आता है। ज्यादा बिल बनाना, काम को जानबूझकर लंबा खींचना, रिश्वत लेना या देना, क्लाइंट को डराकर एक्स्ट्रा पेमेंट मांगना, ये सब गलत है। एक सच्चा एथिकल हैकर ईमानदारी से काम करता है। 7. गंभीर खामी मिलने पर तुरंत रिपोर्ट करो। अगर कोई बड़ा खतरा है तो उसे फिक्स करने में मदद करो। मकसद बदनामी नहीं, बल्कि सबको सुरक्षित बनाना होना चाहिए। अगर कंपनी नहीं मानती तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ो, लेकिन कभी खुद से फिक्स करने की कोशिश मत करो बिना कहे। 8. हर प्रोजेक्ट में क्लियर प्लान रखो। क्या करना है, कितने समय में, क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, रिपोर्ट कैसे देनी है, ये सब पहले से लिखित में क्लाइंट से अप्रूवल लो। ये प्रोफेशनल तरीका है। 9. ज्ञान बांटो, लोगों को जागरूक करो। एक अच्छा चीहा सिर्फ खुद सुरक्षित नहीं रहता, वो दूसरों को भी सिखाता है। दोस्तों को, फैमिली को, कंपनी के लोगों को। कैसे पासवर्ड स्ट्रांग रखें, फिशिंग से बचें, सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। ये छोटी छोटी बातें बताकर आप दुनिया को बेहतर बनाते हो। 10. हमेशा प्रोफेशनल, शांत और भरोसेमंद रहो। चाहे सामने कोई कॉम्पिटिटर हो, चाहे कोई गुस्से में हो, आप शांत रहो। टूल्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। कानूनी सीमाओं के अंदर रहो। फिल्मों वाला ड्रामा रियल लाइफ में नहीं चलता। आखिरी बात, यह सर्टिफिकेशन एक वादा है। जब आप CEH लेते हो तो आप वादा करते हो कि आप हैकर की तरह सोचोगे, लेकिन कभी हैकर की तरह काम नहीं करोगे। आप दुश्मन को समझोगे ताकि उससे बचाव कर सको। आप कभी ब्लैक हैट कम्युनिटी से नहीं जुड़ोगे, नहीं कोई गैरकानूनी काम करोगे। और हां, ईसी काउंसिल का ऑफिशियल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना और मानना जरूरी है। अगर नियम तोड़े तो सर्टिफिकेशन छिन सकता है, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह आपकी पहचान है। दुनिया भर में लोग आपको भरोसे की नजर से देखते हैं। जैसा स्पाइडरमैन में कहा जाता है, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो तैयार हो, यह रास्ता चुनने का मतलब है आप अब सिर्फ एक हैकर नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का रक्षक बन गए हो। अब हर कदम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उठाओ। कुछ पूछना हो तो बताओ, इसे हल्के में मत लेना। दोस्तों, जो चीजें तुम यहां सीखने वाले हो, अगर वे गलत हाथों में चली जाएं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यही वजह है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को सिखा रहे हैं ताकि ये गलत हाथों में न जाए, बल्कि सही लोगों के जरिए सुरक्षा का काम करें। ये ज्ञान ताकत है, और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब आगे बढ़ने से पहले अगले मॉड्यूल में हम तुम्हें दिखाने वाले हैं कि कैसे एक ऐसा लैब तैयार किया जाता है जहां तुम सुरक्षित तरीके से हैकिंग को समझ सको, सीख सको और खुद आजमा सको। और यकीन मानो, यह हिस्सा सच में बहुत मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए सब्सक्राइब करो एनीबुक को, तो तैयार हो जाओ।
अब असली सफर शुरू होने वाला है।